नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत का भाग 3 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम तुगलक वंश को देखेंगे तथा इसमें कौन कौन से राजा हुए उसको देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे दोस्तों दिल्ली सल्तनत का भाग गुलाम वंश, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश को पढ़ चुके हैं। उसके बाद खिलजी वंश को पढ़ा था। आज तुगलक वंश को पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आगे की स्थिति आपको बेहतर से समझ में आ सके। चलिए तुगलक वंश की शुरुआत करते हैं। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाला ये राजवंश था। ये तुगलक वंश है ना, ये दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक राज करेगा। इस वंश में कुल 8 राजाओं ने राज किया। इन 8 राजाओं को देखते हैं। पहला गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, उसके बाद अबू बकर, उसके बाद नसरुद्दीन शाह मोहम्मद और उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह तृतीय, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद शाह। ये 8 राजा कुल होंगे। आज हम देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, 2 बड़े राजाओं को देखेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में बाकी राजाओं को हम देखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक, इस वंश की स्थापना मलिक ने की, जिसने गाजी की उपाधि धारण की। यह गाजी मलिक होता है इसका नाम। इसका मेन नाम मलिक होता है तथा ये गाजी की उपाधि धारण करता है, इसलिए इसे गाजी मलिक कहते थे। गाजी एक मुस्लिम सैनिक जो सीमा की सुरक्षा में लगा हो और विशेष रूप से गैर मुस्लिमों के खिलाफ लड़ने वाला। जो गैर मुस्लिम मतलब हिंदू वगैरह थे ना, उस समय हिंदुओं के खिलाफ लड़ने वाला सीमा का एक सैनिक था, उसे गाजी कहा जाता था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की। यह दिल्ली सल्तनत पर पहला ऐसा राजा बैठेगा जो गाजी की उपाधि धारण करेगा। सुल्तान बनने के बाद अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रखा। जब ये सुल्तान बन जाता है तो अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रख देता है गाजी मलिक के जगह पर। इसका संबंध कैरना कबीले से था। गयासुद्दीन तुगलक के पिता कैरना तुर्क के गुलाम थे। ये भी तुर्क गुलाम थे। शासक बनने से पहले इसने मंगोलों को 29 बार पराजित किया। ये शासक जब बना था उससे पहले ये सीमा पर था ना, इसीलिए इसने गाजी की उपाधि धारण की। तो इसने मंगोलों को 29 बार पराजित किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का निर्माण करवाया। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण कराया। इसने लागान के रूप में 1/10 हिस्सा लेने का आदेश दिया। इसने आदेश दिया 1/10 या बहुत ज्यादा होगा 1/11 या 12, इससे ऊपर लागान नहीं लिया जा सकता। गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी। इसने डाक व्यवस्था को सुधार कर तीव्रगामी बनाया। जो डाक व्यवस्था थी ना, उसे अत्यंत तीव्रगामी बनाया तथा उसमें काफी सुधार किए। आप इसके सैन्य अभियानों को देख लेते हैं। इसके प्रमुख सैन्य अभियान, पहला मंगोल अभियान। शहजादे जौना खां के नेतृत्व में मंगोलों तिरहुती पर विजय प्राप्त की। जो मंगोल थे ना तिरहुती, उन पर ये विजय प्राप्त करता है शहजादे जौना खां, जो अगला अभियान बने वारंगल का अभियान करता है। 1321 में गयासुद्दीन ने वारंगल पर आक्रमण किया, किंतु वहां के राजा प्रताप रुद्रदेव को पराजित करने में यह असफल रहा। जो वारंगल अभियान करता है ना, यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक, ये राजा प्रताप रुद्रदेव को पराजित नहीं कर पाता है। पुनः 1323 ईस्वी में द्वितीय अभियान के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक ने शहजादे जौना खां को दक्षिण भारत में सल्तनत के प्रभुत्व की पुनर्स्थापना के लिए भेजा। जौना खां ने वारंगल के काकतीय एवं मदुरा के पांड्य राज्यों को विजित कर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। अभी तक जो पांड्य राज्य शामिल नहीं हो पाया था ना दिल्ली सल्तनत में, अब ये जौना खां है ना, जो अगला राजा बनेगा, वो अपने राज्य में पांड्य राज्य को भी शामिल कर लेता है। अगला है बंगाल अभियान। यह इसका अंतिम अभियान था। बंगाल अभियान के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब उसको भी देख लेते हैं, इसकी मृत्यु कैसे हुई। इसकी मृत्यु
गयासुद्दीन जब बंगाल में था तभी सूचना मिली कि जौना खां निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया। जो महान संत थे, सूफी संत, वो निजामुद्दीन औलिया थे, उनका ये जौना खां शिष्य बन जाता है और वह उसे राजा बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। मतलब जौना खां को देखकर निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन जाता है। निजामुद्दीन औलिया जौना खां से कहते हैं, क्योंकि वो पीर फकीर थे तो उन्हें पहले से ही अंदाजा हो जाता है क्या होने वाला है। तो उन्होंने जौना खां के लिए कहा कि तुम भविष्य में राजा बनोगे दिल्ली सल्तनत के। तो ये खबर जैसे ही उसके पास गयासुद्दीन तुगलक के पास पहुंची तो गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से क्या कहता है, निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने धमकी दी कि दिल्ली तुरंत छोड़ दो, मैं वापस आ रहा हूँ। ये धमकी देता है गयासुद्दीन तुगलक उनको, निजामुद्दीन औलिया को। तो निजामुद्दीन औलिया वापसी में क्या कहते हैं, जिसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्त, अर्थात दिल्ली अभी बहुत दूर है, अभी तुम्हें बंगाल से दिल्ली आते आते बहुत देर है, तब तक पता नहीं क्या होगा। और उन्होंने पहले निजामुद्दीन औलिया ने कह दिया था। और गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था। तभी लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल जो स्वागत मंच के रूप में बनाया गया था में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही महल गिर गया, जिसमें दबकर मार्च 1325 में उसकी मृत्यु हो गई। और ऐसा भी माना जाता है कि गयासुद्दीन को निजामुद्दीन औलिया का श्राप लग गया था, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया से एक पीर फकीर से कहा था कि तुम दिल्ली खत छोड़ दो नहीं तो तुम्हें मार देंगे, इसलिए निजामुद्दीन औलिया का इसको श्राप लग गया था। चलिए अब अगला राजा को देखते हैं। अगला राजा है मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खां। यह गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। इसने सभी सुल्तानों में सबसे ज्यादा सैन्य अभियान किए। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो जौना खां है ना, ये सबसे ज्यादा सैन्य अभियान करता है। यह शिक्षा की कई शाखाओं में पारंगत था, खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा, विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में ये पारंगत था। ये बहुत पढ़ा लिखा राजा था, पूरे सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक यही था। मोहम्मद बिन तुगलक को कई भाषाओं का भी ज्ञान था, हिंदी, फारसी, अरबी, संस्कृत और तुर्की, ये बहुत सारी भाषाओं को भी जानता था क्योंकि ये अत्यंत पढ़ा लिखा था। मोरक्को अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इसी काल में आया और रेहाला में इसका विवरण लिखा। जो रेहाला उसकी इब्न बतूता की रचना है ना, उसमें इसका विवरण मिलता है। हिंदू योगियों के साथ वार्ता करता था और जिन प्रभासूरी और तथा राजशेखर नामक जैन आचार्यों को अपना समर्थन दिया। ये हिंदू योगी महात्मा होते थे, क्योंकि ये शुरुआत से जो था सूफी संत के संपर्क में था, तो इसलिए इसका ज्ञान इसीलिए बहुत तेजी से बढ़ा था। और ये जो योगी संत महात्मा होते थे उनसे वाद विवाद करके अपना ज्ञान और बढ़ाता था। गायों के रहने के लिए गोमठ का निर्माण करवाया। होली जैसे हिंदू त्योहारों में शामिल हुआ। ये पहला ऐसा राजा था जो हिंदुओं के त्योहार में शामिल होता था। पहली बार राजकीय सेवाओं में योग्यता को आधार बनाया। धार्मिक लोगों को भी राजकीय सेवा में लिया। ये धार्मिक पहली बार इसने योग्यता को आधार, पहले क्या था, इससे पहले वो गोत्र तथा उसका मतलब वर्ण वगैरह देखते थे, जाति कौन किससे है संबंधित उससे देखते थे, लेकिन ये केवल उसकी योग्यता के आधार पर भर्ती करता था। बरनी, सरहिंदी, निजामुद्दीन, बदायूं एवं फरिश्ते जैसे इतिहासकारों ने सुल्तान को अधर्मी घोषित किया, क्योंकि ये मुस्लिम इतिहासकार थे। इनकी नज़र में हिंदुओं को अगर कोई बात करी जाती थी तो वो गलत थी। तो अगर हिंदुओं के ना तो गुरुओं से इसको पसंद था मिलना जुलना, ना ही कुछ, केवल इसका इन लोगों का ये मानना था कि इस्लाम को ही, केवल इतिहासकार जो हैं इस इस्लाम के, वो इसे अधर्मी घोषित इसीलिए करते हैं क्योंकि इनका मानना था कि केवल इस्लाम के आधार पर चले ये और कोई बात किसी की ना सुने। दिल्ली सल्तनत में कुल 23 प्रांतों में बटा था, जिसमें प्रमुख थे दिल्ली, देवगिरी, लाहौर, मुल्तान, सोरमती, गुजरात, अवध, कन्नौज, लखनौती, बिहार, मालवा, जाजनगर, उड़ीसा, द्वार समुद्र, कश्मीर, बलूचिस्तान आदि। इस टाइप से ये 23 प्रांतों में बटा हुआ था। दिल्ली सल्तनत में ये शामिल थे। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण अपने द्वारा किए गए अभियानों में लगातार असफल होता गया, जिस कारण ये प्रजा के बीच लोकप्रिय नहीं रहा।
क्या हुआ, इसने बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तो इसे बहुत जल्दी सनक भी आ जाती थी। तो कहा जाता है ना, ज्यादा ज्ञान खतरनाक होता है, तो इसने ज्यादा ज्ञान ले लिया था और उसे संभाल नहीं पाता था, इसलिए इसे बहुत ज्यादा सनक भी आती थी। और सनक आने के कारण में ये उल्टे सीधे फैसले ले लेता बिना सोच विचार के, जिसके कारण इसे बाद में पछताना पड़ता था। चलिए अब आगे इसके बारे में और देखते हैं। इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया, क्योंकि ये युद्ध बहुत ज्यादा करता था। और पागल इसे कहा जाता क्योंकि कुछ भी कर लेता। स्वप्नशील मतलब कोई भी सपने में सोचा बस उसी को कर लेता था, इसलिए इसे ये उपाधियां दी गई। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। इनको देख लेते हैं कौन कौन सी इसकी योजनाएं हैं। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करता है, राजधानी परिवर्तन करता है, खुसरान पर अभियान करता है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है, कराचिल या कुमायूं की पहाड़ियां तिब्बत वगैरह में वहां का अभियान कराता है, और कुछ विद्रोह होते हैं इसके समय में, उनको देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोआब में कर वृद्धि से। दोआब में कर वृद्धि, दोआब के उपजाऊ क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी, क्योंकि सेना के लिए लगातार इसे रसद पानी चाहिए होता था, जो कमी ना हो सेना के लिए। मंगोले से उधर लगातार हमले हो ही रहे थे, उनसे बचने के लिए ये बहुत सारे कर के रूप में अनाज इकट्ठा करने लगा, जिससे सेना के रूप में कोई कमी ना हो। संभवतः इसने 50 से 55% तक कर दिया था, परंतु उसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया। जो दोआब क्षेत्र है ना गंगा यमुना का, वहां पे अकाल पड़ जाता है, जिससे पैदावार प्रभावित हुई। तुगलक के अधिकारियों द्वारा जबरन कर वसूलने से उन क्षेत्रों में विद्रोह हो गया, जिससे यह तुगलक की योजना असफल रही। जब योजना असफल रही तो इसने विद्रोह को बचाने के लिए बाद में किसानों के लिए नई नई योजनाएं भी लागू की, उन्हें हम बाद में देखेंगे। चलिए अब आगे राजधानी परिवर्तन को देख लेते हैं। अगला है इसका राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दूसरी योजना के अंतर्गत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। इसने दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित इसलिए किया क्योंकि देवगिरी जो दौलताबाद था ना, वो लगभग इसकी सल्तनत के बीचों पड़ता था, और दिल्ली मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए इसने दौलताबाद स्थापित की कि दिल्ली बहुत ज्यादा पास थी मंगोलों के आक्रमण से, तो किसी भी टाइम दिल्ली पे कब्जा हो सकता था, और मंगोलों का कब्जा इसलिए इसने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का विचार किया। देवगिरी को कुब्बत इस्लाम भी कहा जाता है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। अब इसने इसका नाम दौलताबाद कर दिया। देवगिरी का दिल्ली सल्तनत के मध्य होना, मंगोल आक्रमणकारियों के भय से सुरक्षित रहना, दक्षिण भारत की संपन्नता की ओर खिंचाव आदि ऐसे कारण थे। अभी हमने आपको बताया था ना कि मंगोलों के आक्रमण से बहुत डर रहा था कि मंगोल किसी भी टाइम दिल्ली पर कब्जा कर सकते थे, क्योंकि इसने देखा था ना, इसके पिता बराबर मंगोलों से लड़ते रहे थे, मंगोलों का आक्रमण लगातार होता था, और जो दौलताबाद था वो लगभग मध्य में था, इसलिए दक्षिण भारत पे और उत्तर भारत पे इसका ऐसा विचार था, दोनों पे नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन करने की बात सोची। मोहम्मद तुगलक ने यह सोचा, यह योजना पूर्णतः असफल रही। उसने 1335 में दौलताबाद के लोगों को दिल्ली वापस आने की अनुमति दे दी। राजधानी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ, जिससे अंततः बहमनी साम्राज्य के उदय का मार्ग खुला। अभी हम आगे पढ़ेंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो क्या होता है, जो दक्षिण भारत में जब दौलताबाद राजधानी, तो राजधानी बनेगी तो विकास वहां पर होगा, विकास बनेगा, विकास के बाद अगर वहां से विकास करने के बाद कोई हटेगा तो एक नए राज्य का उदय होना निश्चित हो जाता है, और इसी तरीके से बहमनी साम्राज्य यहीं पर उदय होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगला इसका अभियान होता है खुरासान का अभियान। मोहम्मद तुगलक ने खुरासान अभियान का उल्लेख किया जाता है। खुरासान को जीतने के लिए मोहम्मद तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना को 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया, परंतु राजनीति परिवर्तन के कारण दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया, जिससे सुल्तान की योजना असफल रही और उसे आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ी। जो खुरासान था ना, वहां पे विद्रोह छिड़ जाता है युवराज को लेकर, तो ये सोचता है कि हम इस पर हमला कर देते हैं और
उसको जीतकर अपने राज्य में मिला लेते हैं। लेकिन क्या होता है, वहां पर तख्ता पलट हो जाता है उसी बीच में, और जो वहां का नया राजा बनता है उसके वो इससे संधि कर लेता है। संधि कर लेता है तो युद्ध की कोई संभावना नहीं रहती है। लेकिन ये क्या करता है, खुद जब विद्रोह छिड़ा होता है उसी टाइम ये सोचता है उस पर हमला के लिए सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन दे देता है कि आप सब लोग तैयार रहो, युद्ध होने वाला है किसी भी टाइम। लेकिन युद्ध होता नहीं। अब सैनिकों का आगे विद्रोह से बचने के लिए एक बिना मतलब का एक और ये अभियान कराएगा, उसे भी हम आगे देखेंगे। चलिए अब इसके और अभियानों को अगला देखते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी नामक सिक्के का प्रचलन किया। साम्राज्य विस्तार की नीति को सफल बनाने हेतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत सुल्तान ने संभवतः पीतल फरिश्ता के अनुसार और तांबा वर्णी के अनुसार, जो फरिश्ता है ना वो ये बताते हैं पीतल के सिक्के जारी किए, और जो वर्णी है वो बताते हैं तांबा के किए। धातु के सिक्के चलाए जिसके मूल्य चांदी के रुपए के टंका के बराबर थी। जो चांदी का टंका था ना उसके बराबर उसकी पीतल की और तांबे की जो थी मुद्रा चलाई थी उसकी वैल्यू निर्धारित की। सिक्का डालने पर राज्य पर नियंत्रण नहीं हो रहने के अनेक जालसाजी टकसाल बन गए। सिक्का ढलाने पर राज्य में नियंत्रण नहीं रहा कि कितना सिक्का जा रहा, बन रहा है जरा। लेकिन जो जाली थे, जाली सिक्के बाजार में आने लगे, क्योंकि वो कलाकार लोग भारत में पहले से ही हैं, वो तुरंत जाली सिक्का बना लेते हैं। लगान जाली सिक्के से दिया जाने लगा जिससे अर्थव्यवस्था ठप हो गई। इसने सिक्के बन रहे थे कम और सिक्के आ ज्यादा रहे थे लगान के रूप में, सब जाली सिक्के आने लगे। सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा चीन तथा ईरान से इसने ली थी। वहां के शासकों ने इन योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाया था, तो इसने सोचा हम भी यहाँ पर सफलतापूर्वक चला लेते हैं। लेकिन इसे शायद ये नहीं पता था कि भारत के लोग शुरुआत से ही अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हैं, इसलिए इन्होंने नकली मुद्रा तुरंत छाप ली थी। जबकि मोहम्मद तुगलक का प्रयोग विफल रहा, यह तुगलक का प्रयोग विफल रहा। सुल्तान ने अपनी इस योजना की असफलता पर भयानक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता। उधर 3,70,000 सैनिकों को 1 लाख का अग्रिम वेतन दे दिया, उधर ये मुद्रा चला दी, इससे इसकी पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। ये रहे इसके द्वारा चलाए गए सिक्के। अब इसका अगला कराचिल अभियान, जो भी ऊपर खोरासान का अभियान हुआ था उससे बचने के लिए ये जो सैनिकों का विद्रोह होता है ना उससे बचने के लिए कराचिल का अभियान जबरदस्ती करा देता है। सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए कराचिल के अभियान के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना जो पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा। एक पहाड़ी राज्य तिब्बत वगैरह में थे, वहां पर ये भेज देता है कराचिल में। उसकी पूरी सेना जंगली रास्तों में भटक गई। इब्न बतूता के अनुसार अंततः केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आए। इस प्रकार मोहम्मद तुगलक की यह योजना भी असफल रही। इसने सोचा कि 1 साल का इनको अग्रिम वेतन दे दिया है, ये लोग सोचेंगे कि हमसे वेतन ना ले लें, हम कहीं पर अभियान में नहीं जाएंगे और वेतन ये लोग वापस करेंगे नहीं, और इसलिए जनता में जो सेना थी उसमें विद्रोह की संभावना थी। तो ये क्या करता है, कराचिल अभियान पे भेज देता है कि जाओ वो अभियान करके आओ सभी लोग। लेकिन रास्ते में सब मारे जाते हैं। ठंड, उसका माहौल पूरा अलग होता है, ठंडा, इसलिए सब मारे जाते हैं। चलिए अब इसके अन्य विद्रोहों को देखते हैं। इसके समय के अन्य विद्रोहों को देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक 34 विद्रोह हुए, जिनमें 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में हुए थे। बस यही देखते हुए इसने दौलताबाद अपनी राजधानी ट्रांसफर की थी, क्योंकि विद्रोह लगातार दक्षिण भारत में बढ़ रहे थे तथा दौलताबाद बीचा बीच में थी, तो इसने सोचा दक्षिण भारत पे अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है। इधर मंगोलों का हमला हो रहा था, लेकिन ये इसकी जो थी वो योजना असफल रही। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में निम्न विद्रोह हुए, मेन देख लेते हैं। 1327 में तुगलक के चचेरे भाई सुल्तान गुरसाप ने किया, जो गुलबर्ग के निकट सागर का सूबेदार था। वह सुल्तान के द्वारा बुरी तरह पराजित हुआ। सुल्तान द्वारा ये पराजित कर दिया जाता है। सिंध तथा मुल्तान के सूबेदार बहराम आइबा उर्फ किस्लू खान ने 1327-1328 में विद्रोह किया। उसके बाद सैयद जलालुद्दीन हसन साहब का मालाबार विद्रोह होता है, ये 1334-1335 ईस्वी में करता है। अगला होता है बंगाल में विद्रोह, 1330-31 में प्रमुख होता है ये,
बंगाल विद्रोह को यद्यपि प्रारंभ में दबा दिया गया, लेकिन तो बाद में 1340-1341 में लगभग जो ये होते हैं ना शमसुद्दीन के नेतृत्व में बंगाल दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। जो दिल्ली सल्तनत से ये शमसुद्दीन जो होते हैं दोबारा ये अभियान करते हैं और यहाँ से बंगाल को अलग कर लेते हैं। अगला होता है विद्रोह 1337-1338 में काड़ा के सूबेदार निजाम भाई का विद्रोह। जो निजाम भाई होते हैं उनके द्वारा काड़ा में विद्रोह किया जाता है। अगला होता है 1338-1339 ईस्वी में बीदर के सूबेदार नुसरत खां का विद्रोह। जो बीदर के सूबेदार होते हैं नुसरत खां, उनके द्वारा विद्रोह किया जाता है। अगला 1339-40 में गुलबर्ग के अली शाह का विद्रोह। ये 39-40 में होता है विद्रोह। तो इसके टाइम पे 34 हुए हैं। कुछ प्रमुख विद्रोह को हमने देखा है। इस प्रकार इसके टाइम पे भी विद्रोह बहुत ज्यादा मात्रा में हुए थे, क्योंकि ये सनक भरी तथा पागलपन वाले काम किया करता था। चलिए अब इसकी कृषि योजनाओं को देख लेते हैं। कृषि सुधार को देखते हैं, इसके द्वारा क्या क्या कृषि में सुधार किए गए। कृषि विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की गई इसके द्वारा। जब विद्रोह हुआ था दोआब में, उसी टाइम करता है। किसके लिए? सोधर नामक कृषि ऋण वितरण करने के लिए ये दीवान अमीर कोही की स्थापना करता है। नकदी फसल को प्रोत्साहन देता है कि जिससे ज्यादा आमदनी हो सके, नकदी फसल के लिए प्रोत्साहन करता है। इसके समय में निम्न राज्य उभर कर सामने आए। जो हमने पढ़ा था ना पीछे, विजयनगर और बहमनी, वह इसी समय उधर उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि यह दौलताबाद में अपना स्थापना कर लेता है अच्छा खासा, और उसके बाद उसे छोड़ देता है राजधानी। तो कोई ना कोई वहां पर राज्य तो नया उभर के आना निश्चित है। 1336 में विजयनगर की स्थापना होती है इसी के समय। 1338 में बंगाल जो होता है वो स्वतंत्र हो जाता है। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हुई। इसकी मृत्यु पर बनायूं ने कहा, जो बनायूं इतिहासकार है ना, वो क्या लिखते हैं? जनता को अपने राजा और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। क्योंकि ये सनक भरे पागलपन वाले काम करता था, तो जनता को अपने राजा से छुटकारा मिल गया और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। ये बदायूं कहते हैं। इस तरीके से राज्य पाप मुक्त हो गया। ये इस तुगलक वंश का साम्राज्य क्षेत्र है। आप देख सकते हैं चित्र में। इस तरीके से ये यहाँ पर ये खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक वगैरह तथा अन्य राजाओं को देखेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।